आदाब, जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, बहुत लोगों ने हमसे कहा, फ़ोन भी आए, मिले भी लोग। उन्होंने कहा कि भुल्लर साहब के ऊपर आप एक प्रोग्राम कीजिए। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया कि भी क्या किया जाए, किस भुल्लर के ऊपर करूं। मेरे को ये समझ में नहीं आया किस भुल्लर के ऊपर करूं। हरचरण सिंह भुल्लर के ऊपर करूं या किसी और भुल्लर के ऊपर करूं। यहाँ तो हर शख्स ही भुल्लर है। मुझे कोई शख्स नज़र ही नहीं आया कि जो भुल्लर ना हो। जो पकड़ा गया इस देश में वो भुल्लर है, जो ना पकड़ा जाए वो ईमानदार है। और ईमानदार कौन है वो भी आपको बता देते हैं। ईमानदार कौन है? 5% ईमानदार वो हैं जिनका हाथ नहीं पहुंचता, जिनको बेईमानी करने का मौका नहीं मिलता। सच कह रहा हूँ मैं, हम भी उनमें से थे कि हमारा हाथ नहीं पहुंचता था। अगर पहुंचता होता शायद कर लेता। 5% वो हैं जो असूलों और आदर्शों के मारे हुए हैं। और ये भी यकीन मानिए, ये देश, हिंदुस्तान, भारत, इंडिया, वो 5% जो असूलों के मारे हुए हैं, आदर्शों के मारे हुए हैं, उनकी वजह से चल रहा है। ये देश उन 5% की वजह से चल रहा है। नहीं, 95% भुल्लर ही भुल्लर हैं। तो किस भुल्लर की बात करें? उनिदा भाई कहते हैं ना, हर बात का रोना तो बेकार का रोना है। किसको रोएं यार, किसको रोएं? मैंने 32 साल सरकारी नौकरी की है। एक्टिव रहा अपनी फील्ड के अलावा। अपने फील्ड में शायद एक्टिव नहीं रहा, बाकी फील्ड में ज़्यादा एक्टिव रहा। अपने फील्ड में तो ये था भाई जितना आ गया कर लिया, बस ज़्यादा इनोवेटिव नहीं थे। बाकी फील्ड में मैं दावे से कह सकता हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो मेरे को जो मर्ज़ी सज़ा दे दी जाए। पंजाब की बात कर सकता हूँ मैं, सारे हिंदुस्तान की तो नहीं, तकरीबन हिंदुस्तान की ही होगी मेरा ख्याल है। वो सब की दास्तां तो बराबर ही है। गवर्नमेंट सेक्टर में जितने आईएएस और आईपीएस, जितने पीसीएस, जितने पीपीएस में डीएसपी, इंस्पेक्टर, मुंशी तक ले लीजिए, छोड़ दीजिए आप डीजीपी, आईजी, मुंशी, हवालदार। मुंशी कौन? हवालदार। पीसीएस, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सब के सब बेड़ा गर्क, सब के सब बेड़ा गर्क। हाँ, एक बात और बड़ी कमाल की है, बेईमानी पे, करप्शन पे हर हिंदुस्तानी बात बहुत अच्छी करता है यार। क्या अच्छी अच्छी बातें करते हैं, दारू पीते हुए, पार्क में घूमते हुए, दोस्तों की महफिलों में, कि यार कितनी करप्शन है, गलत बात है, नहीं होनी चाहिए, देश खोखला हो गया। लेकिन जब अपनी बात आती है तो ना 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 ना, तब करप्शन ठीक है यार। तब तो गुजारा नहीं होता है, बड़ा बेंगलो नहीं बनता ईमानदारी से, मर्सिडीज़ नहीं आती, बीएमडब्ल्यू नहीं आती, बच्चों की डून स्कूल पढ़ाई नहीं होती, बड़े बच्चों की ऑक्सफर्ड नहीं पढ़ाई होती। तो मेरा तो जन्मसिद्ध अधिकार है करप्शन, बेईमानी। हाँ, बाकी जो करे वो करप्शन है। सबसे बड़ी ट्रेजेडी है करप्शन। ट्रेजेडी नहीं है, करप्शन इज़ नॉट ए ट्रेजेडी। करप्शन को जो प्रमोट करते हैं, जो सिर्फ करप्शन की बातें करके करप्शन को वहीं गड्ढे में दफन कर देते हैं, वो असली क्रिमिनल हैं, वो असली गुनाहगार हैं। मैं फिर कहता हूँ, 5% जिनको मौका नहीं मिलता, 5% जो असूलों के मारे हैं। आप ऐसा कीजिए, विजिलेंस की बात कर रहे हैं, भुल्लर साहब 5 साल खुद विजिलेंस में रहे, 5-6 साल। तो
क्या कहें, तो विजिलेंस का हाल बताने की ज़रूरत ही नहीं होगी। क्या क्या विजिलेंस के बारे में बताया जाए, क्या विजिलेंस के बारे में बताया जाए। एक पीछे एआईजी साहब पकड़े गए थे, जिनकी बीवी भी पकड़ी गई थी, करोड़ों अरबों रुपया बनाया, वो भी विजिलेंस की मेहरबानी से बना। उनके बाप दादा तो रईस नहीं थे, जब पहले पीपीएस की नौकरी करते थे तब तो अमीर नहीं थे, विजिलेंस में गए तो कई 2-4 साल में क्या बात हो गई, जलवा ही बदल गया यार। तो वो भी विजिलेंस में थे। तो ये विजिलेंस है। ये आप किसी तहसीलदार, पंजाब के किसी तहसीलदार, मैं फिर कहता हूँ, छोड़ दो आईएएस आईपीएस को, छोड़ दो, भूल जाओ, बहुत बड़ी बात है वो तो। किसी तहसीलदार की आप प्रॉपर्टी देख लीजिए, उनके बच्चों की एजुकेशन देख लीजिए कहाँ हुई है, आपको जवाब मिल जाएगा, आपको जवाब मिल जाएगा। ये मेरा देश महान, मेरा महान देश है, ये मेरा देश महान है। मेरे को याद आ गए साहिर साहब, साहिर लुधियानवी साहब, मेरे वालिद के बहुत अच्छे दोस्त थे। मैं 3-4 मरतबा उनसे मिला हूँ, ये भी कह सकते हैं उनकी गोदी में ही पला हूँ मैं। वो एक जगह बहुत अच्छा उन्होंने एक गाना लिखा, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। साहिर साहब का इंतकाल हो गया 40 साल पहले। उनके जीते जी वो सुबह नहीं आई जिसका तसव्वुर उन्होंने किया था। अब वो 40 साल से शायद ऊपर हैं, अब भी उनकी आंखें खुली हुई हैं और हसरत भरी निगाहों से हिंदुस्तान के अपने मुल्क को देख रहे हैं और फिर अपने लोगों से पूछ रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि वो सुबह का तो इंतज़ार कर, वो सुबह कभी तो आएगी। कितने दुख की बात है, कितने अफसोस की बात है। चर्चा करते हैं लेकिन चर्चा इसके अलावा कुछ नहीं करते। अच्छा, इसके ऊपर अगर गौर से देखा जाए तो मैं कहता हूँ इसमें सबसे बड़े कसूरवार हमारे मुल्क के वो लोग थे जिन्होंने 47 में देश की बागडोर संभाली। पंडित नेहरू इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेजेंट स्टेट ऑफ कंट्री, क्योंकि पंडित नेहरू एक ऐसा लीडर था, एक ऐसा शख्स था जिसको सारा देश, चाहे नागालैंड हो, चाहे मद्रास हो, चाहे बंगाल हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे पंजाब हो, एक एक बच्चा उसको प्यार करता था। पंडित नेहरू अगर चाहते तो देश को एक नई डायरेक्शन दे सकते थे, देश में एक डिसिप्लिन लेकर आ सकते थे, देश में एक पैट्रियोटिज़म की एक भावना लेकर आ सकते थे। चाइना में क्या हुआ, चाइना वाले येलो कंट्री, हर एक बंदा वहाँ ओपियम लेता था, एवरीबडी गर्क हो चुका था। एक आदमी पैदा हुआ माओ ज़ेडुंग, सारे देश को, सारी जनता को उसने उससे बाहर, येलो फीवर से बाहर निकाला, ओपियम से बाहर निकाला, और आज चाइना देख लीजिए कहाँ है और हम कहाँ हैं, किस खड्डे में गिरे हुए हैं। माओ ज़ेडुंग ये अकेला आदमी था जो चाइना को दुनिया की सबसे बड़ी पावर बना गया। पंडित नेहरू ने, मैं ये नहीं कहता उन्होंने काम किया, ही ऑफ कोर्स ही वॉज ए मॉडर्न आर्किटेक्ट ऑफ द कंट्री। भाखड़ा बनाया, स्टील प्लांट्स बनाए, बीएचईएल बनाया, बहुत काम किया, लेकिन जिस पे काम करना चाहिए था, क्योंकि वो एक ऐसा शख्स था जिसकी बात हर एक बंदा मानता था, हर एक शहरी मानता था, हर एक पिंडू मानता था, हर एक नागावासी मानता था। अगर वो चाहते तो देश को एक नई एक डायरेक्शन दे सकते थे कि भाई बेईमानी नहीं करनी, ईमानदारी करनी है, और अपने रिसोर्सेज के अंदर हमने रहना है और डिसिप्लिन कंट्री बनना है। इस बातों को वो नज़रअंदाज कर गए, ध्यान ही नहीं दिया। बड़े बड़े लोग थे, सोच ही नहीं उधर गई, तालीम की तरफ काम नहीं किया। अगर प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर भी काम किया होता पंडित नेहरू ने, और देश के बच्चों को एजुकेशन मिली होती, तब भी देश में कुछ भला होता। देखिए, मुल्क अच्छा या बुरा देश का लीडर बनाता है,
ऊपर बैठा भगवान नहीं बनाता। पंडित नेहरू एक ऐसा मैं फिर कह रहा हूँ, एक ओनली लीडर, उसके बाद ना कोई लीडर आया है इतना बड़ा, ना कोई आएगा। मैं आज के हिंदुस्तान की सारी जिम्मेवारी पंडित नेहरू पर डालता हूँ, और यकीनन अपने अपने सारे माचरे पर डालता हूँ, सोसाइटी पर डालता हूँ। एक करप्शन के ऊपर एक बात और कहना चाहूँगा, कोई भी दुनिया में, हिंदुस्तान में करप्शन ख़त्म नहीं कर सकता, ये दावे से लिख लीजिए। एक बुल्डर कोई बात नहीं है, इट्स नॉट एट द टिप ऑफ द आइसबर्ग, टिप भी नहीं है, टिप का 1/100वां हिस्सा नहीं है वो। सारे पॉलिटिशियन यहाँ करप्ट हैं, सारे, चाहे वो नागालैंड में है, चाहे पंजाब में है, धर्मवीर गांधी है, वो थोड़ा सा सच्चा है, 5-10% झूठ वो भी बोलता है, लेकिन तकरीबन सच्चा है वो। लेकिन ऐसे कितने हैं? सब डाकू लुटेरे बैठे हैं यार, सब के सब। तो कहाँ करप्शन ख़त्म होगी? और अब लीडरों ने तो एक बात और सीख ली है, पंजाब के लीडरों ने तो, कि खूब करप्शन करो, अगली सरकार आएगी, केस बनेगा, 2-3 महीने जेल अपना जुडिशल लॉकअप में रहेंगे, जमानत हो जाएगी, तो बस अदालत में केस का हुआ ना हुआ साला क्या फ़र्क पड़ता है। पंजाब में आज तक किसी पॉलिटिकल लीडर को करप्शन में सज़ा नहीं हुई आज तक। तभी लीडरों के घर से नोट गिनने की मशीनें मिलती हैं, तभी हर एक बड़ा आदमी, पैसे वाला आदमी पॉलिटिक्स में आना चाहता है। देश सेवा माई फुट, ये कहकर आप देश की बेइज्जती करते हो, देश के साथ धोखा करते हो, देश के साथ चीट करते हो। हाँ, मैं ये कह रहा था, एक लास्ट, मान लीजिए मैं करप्ट हूँ, मान लीजिए, तो वो पैसा मेरे को सैमी जी, मान लीजिए एक मेरे टाउट हैं, या मैंने इनका काम किया, मेरे को इन्होंने 5 लाख दिए, मेरे पास 5 लाख आ गए, वो 5 लाख मैं इस जेब में नहीं पाके घूम सकता, मैं अपनी बीवी को दूंगा कि इसको रख ले यार कहीं। तो करप्शन में आदमी गुनाहगार कम है, उसकी बीवी ज़्यादा है। अगर उसकी बीवी वो पैसे फेंक कर बाहर मारे कि ये कहाँ से लाया हो तुम, तो मजाल है कोई आदमी करप्शन कर जाए। मैं फिर कहता हूँ, इस बात में 140% सच्चाई है, आदमी बेईमान नहीं है, उसकी बीवी उससे ज़्यादा बेईमान है। फिर वही बात, किसका रोना रोए। ये देश ऐसा है, ऐसा ही रहेगा। यहाँ तो कभी रेवोल्यूशन भी नहीं आ सकता, जैन जी यहाँ कभी नहीं आएगा। गुलाम मुल्क के लोग हैं हम, आज़ाद देश के गुलाम लोग हैं हम। मेंटली वी आर स्लेव, सोशली वी आर स्लेव, मॉरली वी आर स्लेव। सिर्फ एक चीज़ आती है हमें, करप्शन, 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 करप्शन। खुदा हाफ़िज़।